मैं डॉक्टर इरशाद अली खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम विशेष रूप से नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले गुट निरपेक्षता और शीत युद्ध का अध्ययन कर लिया था और अब हम नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश एक दूसरे को स्वाधीन होते गए। इन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिल गई, किंतु आर्थिक दृष्टि से ये देश सही मायने में स्वतंत्र नहीं थे। विश्व अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय और लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। नवोदित देश नव अपने स्वाद के शिकंजे में फंसते जा रहे थे। 20वीं शताब्दी में अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण समानता, आपसी सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना का आधार पर विश्व समुदाय के आर्थिक संबंधों का पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण माना जा गया। ऐसी प्राथमिक घटना सोवियत संघ में सन 1917 में साम्यवादी क्रांति का होना। सोवियत संघ की समाजवादी क्रांति के नूतन युग का श्रीगणेश किया। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद को स्थापित शोषण व्यवस्था के स्थान पर समता और न्याय की अवधारणा पर आधारित व्यवस्था का निर्माण किया। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना सन 1949 से 45 यानी 1940 से 50 की अवधि में समाजवादी राज्यों की संख्या बढ़ती, विश्व में समाजवादी दुनिया का विस्तार। ये समाजवादी देश उपनिवेश विरोधी विश्व व्यापार और आर्थिक संबंधों में असमानता के सिद्धांत पर जोर देने लगे। तीसरी घटना राज्यों के आपसी संबंधों में द्वैतांत अथवा तनाव से तले का अभ्युदय। विविध राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था वाले राज्यों में मधुरता के तत्व अभ्युदय हुए। इन घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अब इस बात पर जोर दिया जाने लगा कि आर्थिक संबंधों का निर्धारण न्याय और लोकतांत्रिक आदर्शों पर किया जाना चाहिए। 1960 में विकासोन्मुख देशों की विकास समस्या अध्ययन का केंद्र बिंदु हो गई। वस्तुतः युद्ध उपरांत उपनिवेश और साम्राज्यवाद के बंधन कम जोर पड़ते जा रहे थे। अल्प विकसित देश राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता पर भी प्राप्त करना चाहते थे। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थशास्त्र की शब्दावली में 1970 के दशक में एक नई अवधारणा का प्रचलन हुआ जिसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी कि द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेजों और अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में इस अवधारणा का बराबर प्रयोग किया जाता रहा। यानी कि अर्थ के रूप में हम ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है आर्थिक व्यवस्था, जिसका अर्थ नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था अवधारणा से अभिप्राय है कि नवोदित विकासशील देशों के मन में इस बात की उत्कंठा कि उनका आर्थिक विकास पूंजीवादी देशों की स्वेच्छा पर निर्भर न रहे। बहुराष्ट्रीय निगम उनमें कच्चा माल उत्पन्न करने वाले उपनिवेश न माने। विश्व आर्थिक व्यवस्था का संचालन एक दूसरे की संप्रभुता का समाधान हस्तक्षेप से वह कच्चे माल पर उत्पादक राष्ट्र का पूर्ण अधिकार आदि सिद्धांतों पर हो। वस्तुतः यह सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, क्योंकि विश्व के आधे से भी अधिक राष्ट्रों ने नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में की मांग की है। विकासशील देशों की नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के निर्माण की काफ़ी आशाएं हैं, चूंकि निर्वर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था का पुनरुद्धार उनके हितों के अनुकूल होने की संभावना है। यानी कि जो नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत के रूप में हम ये देख सकते हैं कि खनिज पदार्थों और समस्त प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों पर किसी राष्ट्र की संप्रभुता की स्थापना करना, यानी कि संप्रभुता ना हो, यानी कच्चे माल की कीमत को घटाने बढ़ाने की प्रवृत्ति का विरोध करना, कच्चे माल का और तैयार माल की कीमतों में ज़्यादा अंतर न होना, विकसित देशों के साथ व्यापार की वरीयता का विस्तार करना, विश्व मुद्रा व्यवस्था का सामान्यीकरण करना और विकासशील देशों द्वारा उत्पादित औद्योगिक माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना। विकासशील देशों द्वारा विकसित देशों के मध्य तकनीकी उत्थान की खाई को पाटना, विकासशील देशों पर वित्तीय ऋणों के भार को कम करना तथा बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों को समुचित नियंत्रण करना। यानी ये सभी प्रयास जो है उपयुक्त सभी प्रयास इसी से संबंधित रहे। अर्थात विकासशील देशों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम हम ये कह सकते हैं कि इसने परिणाम स्वरूप 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में प्रस्ताव संख्या 2171 को स्वीकार किया गया और इसके अंतर्गत राज्यों के इस अधिकार को स्वीकार किया गया था कि वह विदेशी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं तथा उसके बदले में दिए जाने वाले मुआवजे का प्रकार का तथा मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। 1976 में महासभा ने प्रत्येक देश के इस अधिकार को एक बार पुनः स्वीकार किया कि उन्हें अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्रवाइयों को नियंत्रित और नियमित करने का अधिकार है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा
ने राष्ट्रों के आर्थिक अधिकारों कर्तव्यों का चार्टर स्वीकार किया। 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग को पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। और इससे यानी 1 मई 1974 को अपने विशेष अधिवेशन में संयुक्त राष्ट्र की महासंघ के विशेष अधिवेशन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हेतु पारित घोषणा कार्यक्रम में वर्तमान प्रचलित आर्थिक व्यवस्था का नया ढांचा प्रस्तुत किया। यानी महासभा के इस छठे अधिवेशन में महासभा के छठे अधिवेशन यानी कि इससे संबंधित जो छठा अधिवेशन हुआ उसमें विशेष रूप से ब्रिटेन वुड्स में स्थापित आर्थिक व्यवस्था को बदलने का निश्चय किया गया। नए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए, जिसमें विश्व के राष्ट्रों के मध्य असमानता को समाप्त करना, वर्तमान व्यवस्था में उपस्थित अन्याय को समाप्त करना, निरंतर तथा तीव्र आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना, वर्तमान तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और न्याय की व्यवस्था करना, सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना प्रयास करना इत्यादि रखे गए। 12 दिसंबर 1970 को संयुक्त राष्ट्र के 27वें सामान्य अधिवेशन में स्वीकृत राज्यों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर में नई आर्थिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को आत्मनिहित किया गया। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उद्देश्यों के रूप में हमने ये देखा है कि उसमें विश्व अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन तथा समानता और न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करना जिसमें सभी राष्ट्रों के मध्य व्यापार में वृद्धि हो तथा आर्थिक सहयोग अधिक सुदृढ़ बने, विकासशील देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को अधिक सशक्त बनाना, विकासशील देशों के मध्य संबंधों को और अधिक विकसित करना, विकासशील देशों की मांग को विकसित देशों द्वारा जवाब जो दिया गया उसमें विकसित देश विकासशील देशों द्वारा की जाने वाली मांगों को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं तथा यह कहते हुए स्वीकार करने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था व्यापार प्रतिबंध, तकनीक व पूंजी तक सीमित तथा मुद्रा व वित्त अपर्याप्तता के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निर्बल सदस्यों के साथ भेदभाव करती है। वे यह मानने से भी इनकार करते हैं कि विकासशील देशों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण खोए बिना अथवा अपनी नीतियों और प्राथमिकताओं को छोड़े बिना विश्व अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अधिकार है तथा वे ये भी मानने से इनकार करते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सिर्फ इन्हीं दो माध्यमों से स्थापित किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की पुनर्संरचना तथा विकसित और विकासशील देशों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली नीतियों का पुनर्निर्धारण। यानी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संबंध में हम ये कह सकते हैं कि जो स्थापित करने के लिए जो विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि सफलता के लिए कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए विकासशील देशों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम 1960 में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम विकास दशक घोषित किया गया। 1961 में संयुक्त राष्ट्र पूंजी कोष की स्थापना की गई। 1963 महासभा ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अक्टांड की स्थापना की। इसका प्रथम सम्मेलन जिनेवा में 1964 में आयोजित किया गया। तब से लेकर आज तक निरंतर इसके सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। 1970 को संयुक्त राष्ट्र का द्वितीय विकास दशक घोषित किया गया तथा विकासशील देशों के औद्योगिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अर्थात यूनिडो की स्थापना की गई। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापित करने के लिए प्रयुक्त साधन जो यूज में किए गए, जिसमें हम ये कह सकते हैं जिसमें विदेशी व्यापार, इसके अलावा हम ये कह सकते हैं इसमें कि इसे स्थापित करने के लिए मुख्यतः आर्थिक नीतियों का सहारा लिया जाने का निश्चय किया गया था, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आर्थिक नीतियों के संबंध में विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य सहयोग को महत्वपूर्ण माना गया था। विकासशील देश ये चाहते हैं कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं के विकास के लिए बेहतर वित्तीय समर्थन प्राप्त हो तथा विज्ञान तकनीकों को विकसित करने का अवसर प्राप्त हो। ये देश चाहते हैं कि उन्हें विदेशी सहायता के साथ साथ अपने स्वयं की तकनीक विकसित करने का अवसर प्राप्त हो, जिससे विदेशों को पर उनकी निर्भरता कम हो। यह देश यह भी चाहते हैं कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले अभिकरणों में अधिक वास्तविक शक्ति प्राप्त हो। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 4 तरह के साधन अपनाए जा सकते हैं, जिसमें 500 भी हमने यूज में लिया है। 4 विदेशी व्यापार, यानी विकासशील देश चाहते हैं कि उन्हें अपनी निर्यातों को बेहतर कीमत प्राप्त हो और विकासशील देशों के बाजार में प्रवेश का अवसर मिले। अगर विकासशील देश से सहयोग से काम करे तो वह अपने विदेशी व्यापार को अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं। उदाहरण के लिए 1973 के अरब इजराइल संघर्ष के दौरान ओपेक देशों ने तेल की कीमतों के विषय में सामूहिक निर्णय लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व तथा शक्ति को सिद्ध कर दिया था। इससे प्रेरणा लेकर कच्चा माल विकसित करने वाले देश इसी तरह के और अधिक संगठन बना सकते हैं।
जिससे उन्हें अपने संसाधनों की अच्छी कीमत प्राप्त होगी तथा उनकी व्यापार को भी स्थिरता प्राप्त होगी। किंतु इसके लिए विकासशील देशों को अत्यधिक सहयोग और संयम से कार्य करना होगा। दूसरा है विकास के लिए सहायता, यानी विकासशील देशों की मांग है कि विकसित देश उन्हें अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1% विकास के लिए प्रदान करें। इस तरह का सहयोग से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्यों को अधिक शीघ्रता से प्राप्त किया जा सकेगा। विकासशील देश विकासशील देशों को उनके ऋणों को माफ करके भी सहायता प्रदान कर सकता है। विज्ञान और तकनीक के संदर्भ में विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि विकासशील देश विज्ञान और तकनीक का विकास करने में सफल हो, जिससे उनके आर्थिक विकास की गति को तीव्रता प्राप्त हो सके। वर्तमान में विकसित देश तथा बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील देशों को तैयार माल का निर्यात तो करते हैं, किंतु उन्हें तकनीक का निर्यात करने में अपनी अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं। एक तरफ तो पेटेंट व्यवस्था के माध्यम से विकासशील देशों को उन्नत तकनीक प्रदान नहीं की जाती है, तथा दूसरी तरफ विकसित और विकासशील देशों की परिस्थितियों में इतना अधिक अंतर है कि विकसित देशों को तकनीक का प्रयोग विकासशील देश उचित रूप से नहीं कर पाते तथा उससे दोहरे नुकसान उठाते, क्योंकि विकसित देशों की तकनीक उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक पूंजी तथा कम श्रम का प्रयोग करती है, जबकि विकासशील देशों को कम पूंजी और अधिक श्रम का प्रयोग करने वाली तकनीक की आवश्यकता है, जिससे इन देशों में पूंजी की समस्या से बचा जा सके तथा बेकारी की समस्या को हल किया जा सके। इस दृष्टि से विकासशील देशों के मध्य अधिक सहयोग की आवश्यकता है। उद्योग और कृषि के संबंध में भी विकासशील देश अपने औद्योगिकरण करना चाहते हैं, किंतु यह औद्योगिकरण विकसित देशों से अलग रहकर नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि विकसित देश विकासशील देशों से इस दिशा में कितने सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। कृषि के क्षेत्र में विकसित देश विकासशील देशों का अधिक सहयोग करने के लिए तैयार। विकसित देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में इतने अधिक खाद्यान्न उत्पन्न होता है कि उससे गरीब देशों में भूखमरी को रोका जा सकता है, किंतु खाद्यान्नों की सहायता देते समय भी विकसित देश विकासशील देशों पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देते हैं। इसका राजनीतिक स्तर के रूप में प्रयोग किया जाता है। निर्णय निर्माण में सहभागिता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संख्या बल के कारण विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र के निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। अपनी इस भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए देश और अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक आदि में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को विकासशील देशों के हितों में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नई प्रवृत्तियों की भी सहयोग प्रदान कर रही है, जैसे क्षेत्रीय शक्तियां भारत, नाइजीरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, ईरान आदि। इसके लिए अतिरिक्त यह नव विकसित आर्थिक शक्तियां पश्चिमी विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहने की जगह आत्मनिर्भरता और विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता को विस्तृत करने के लिए प्रयास कर रही है, तथा इसके लिए क्षेत्रीय सम्मेलनों को भी व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। अगर इन साधनों का उचित रूप से प्रयोग किया जाता रहा तो विकसित देशों के विरोध में उपरांत भी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित की जा सकती है। 1979 में विकासशील देशों की मांग पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक और प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस प्रस्ताव में विश्व स्तर की वार्ताओं का आयोजन को महत्वपूर्ण माना गया था, जिसके द्वारा ऊर्जा, कच्चे माल, व्यापार के विकास, मुद्रा और वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किए जाने थे। अमेरिका आदि विकसित देशों ने संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए वार्ताएं किए जाने का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के बाहर इस तरह के प्रयास किए गए। यानी संयुक्त राष्ट्र के बाहर किए गए प्रयासों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास था अक्टूबर 1981 में आयोजित कानकून शिखर सम्मेलन। यह सम्मेलन जर्मनी के पूर्व चांसलर विली ब्रांट द्वारा किए गए विचार के परिणाम स्वरूप आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 22 देशों ने भाग लिया था, किंतु इस सम्मेलन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सका, क्योंकि विकसित देशों ने, विशेषकर अमेरिका ने, यह शर्त रखी थी कि वह सहयोग के लिए वार्ताओं में तभी भाग लेंगे जब विकासशील देश वर्तमान संस्थाओं का समर्थन करे, उसमें सहयोग करे, जबकि विकासशील देश मांग कर रहे थे कि इन वार्ताओं के माध्यम से वार्ताओं के संबंध में अंतिम अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ को प्राप्त हो। यानी विकासशील देशों निर्वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी विकासशील राष्ट्रों के विदेशी व्यापार संबंधी समस्याएं जो है, जिसमें विकसित राष्ट्रों के आयात निर्यात और अन्य जो हम ये कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि निर्यात संवर्धन संबंधी समस्याएं आती है। विकासशील देशों में निर्यात संवर्धन यानी प्रोत्साहन को अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिससे घरेलू विनियोग की मात्रा में वृद्धि की जा सके, परंतु इन राष्ट्रों में कुल निर्यात आय का बहुत थोड़ा भाग ही पूंजी निर्माण के लिए उपलब्ध होगा, क्योंकि घरेलू चालू निर्यात से प्राप्त आय का बड़ा भाग आयात और एवं विदेशी ऋणों के मूलधन और ब्याज के भुगतान में उपयोग में
ही हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में इन देशों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना बहुत आवश्यक हो जाता है ताकि पूंजी निर्माण वृद्धि की जा सके। यानी आय के अनुरूप निर्यात में वृद्धि नहीं होती है। विकासशील देशों की आय में वृद्धि होने के साथ साथ मशीनें, प्लांट, पूंजीगत सामानों और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ती है, जबकि विकसित देश राष्ट्रों में खाद्यान्न एवं कच्चे मालों का आयात किया जाता है। परंतु विकसित राष्ट्रों में आय की वृद्धि के साथ साथ खाद्य पदार्थों और कच्चे माल की मांग में आय वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार विकास के व्यापार वातावरण में विकासशील देशों की आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु निर्यात में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं होती है। चक्रीय परिवर्तन हम कह सकते हैं कि विकासशील राष्ट्रों का विदेशी व्यापार चक्रीय परिवर्तन से प्रभावित रहता है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मुख्य कारण यह है कि विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ही अधिक केंद्रित रहती है। उनकी कुल राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग निर्यात से ही प्राप्त होता है। साथ ही विकासशील राष्ट्रों के निर्यात का केंद्रीकरण कुछ ही विकसित राष्ट्रों में होता है और इन देशों के निर्यातों की प्रवृत्ति ऐसी है कि इनके निर्यात में सम्मिलित होने वाली वस्तुओं की संख्या बहुत कम और निश्चित होती है। औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन, यानी विकसित और विकासशील राष्ट्रों में औद्योगिक उत्पादन के प्रकार में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण भी विकासशील देशों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विकसित राष्ट्रों में प्राथमिक कच्चे माल की आवश्यकता कम होती जा रही है, क्योंकि वहां उपभोक्ता उद्योगों के स्थान पर इंजीनियरिंग और रसायन जैसे भारी उद्योगों को महत्व दिया जा रहा है, जबकि विकासोन्मुख देशों में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिए जाने के कारण द्वितीयक उद्योगों का विस्तार हुआ है। ये उद्योग उन कच्चे मालों का उपभोग करने में लगे हैं जो निर्यात के लिए उपलब्ध होते थे। विकसित देशों में से प्रतिस्पर्धा भी इसमें कारण है। विकासोन्मुख देशों में कच्चे माल व प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाने पर अन्य वस्तुओं जैसे हल्की इंजीनियरिंग वस्तुओं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु आदि के निर्यात को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं, परंतु आरंभिक अवस्था में विकासशील देश अधिक निर्यात नहीं कर पाते, क्योंकि इन राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। चूंकि अर्धविकसित राष्ट्रों द्वारा बनाई गई वस्तुएं अपेक्षाकृत निकृष्ट किस्म की और महंगी होती है, इसलिए वे विकसित राष्ट्र के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते। यातायात संबंधी समस्याएं भी है, यानी कि एक विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था को जो औद्योगिकरण करने के लिए प्रतिशत बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है। मोटे रूप में निम्नलिखित वस्तुओं की आयात की आवश्यकता होती है। पूंजीगत वस्तु जैसे मशीनरी और अन्य साज सामान, औद्योगिक कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान। इन देशों में पूंजी का अभाव रहता है, इसलिए इन्हें विदेश से ऋण लेने पड़ते हैं। विकास के प्रारंभिक वर्षों में आयात में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जिसका भुगतान देश में उपलब्ध साधनों से करना संभव नहीं होता है। अतः इन आयातों को भुगतान की अधिकाधिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्यात बढ़ाना आवश्यक होता है, अन्यथा भुगतान की कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है, विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। व्यापार की शर्तों में हम ये कह सकते हैं किसी भी देश के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय केवल निर्यात की मात्रा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके मूल्य पर निर्भर रहती है। इस प्रकार विदेशी व्यापार से लाभ की गणना करने में व्यापार की शर्तों का अधिक महत्व होता है। व्यापार की शर्तें उस दर से संबंधित है जिस पर किसी देश के निर्यात और आयात में विनिमय होता है। व्यापार की शर्तों के अनुकूल होने पर निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है और आयात के बदले में कम विदेशी विनिमय का भुगतान करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश को विदेशी व्यापार से काफी लाभ आर्थिक विकास हेतु प्राप्त होता है। यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम देखें तो इसके बारे में नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बारे में मैंने बताया था इसके संदर्भ में कि 1960 के दशक में अधिकांश अफ्रीका एशिया राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कायरा में जुलाई 1962 में आर्थिक विकास की समस्याओं पर सम्मेलन पहली बार आर्थिक विकास का उल्लेख किया गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की दिशा में दिलचस्पी की शुरुआत की थी। कायरा सम्मेलन मुख्य रूप से सहायता और सुधार व्यापार संबंधों पर दिया गया। लुस्का शिखर सम्मेलन गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों, विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकल्प किया। इस संकल्प के अंतर्गत ही गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के जॉर्ज टाउन गुयाना में अगस्त 1972 में बैठक हुई। उन्होंने एक कार्यवाही योजना तैयार की। विकासशील गुटनिरपेक्ष देशों की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्री विश्व अर्थव्यवस्था की समीक्षा करने के बाद ये घोषणा करते हैं कि जहां तक विकासशील देशों के तुरंत विकास का संबंध है, साम्राज्यवाद की ही उनके विकास में मुख्य अड़चन बना हुआ है और साम्राज्यवाद न केवल विकासशील देशों द्वारा रखे जाने वाले प्रस्तावों का विरोध करता है, बल्कि वह आक्रामक रूप अपना लेता है और उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे का नुकसान पहुंचाने का कोशिश भी करता है, ताकि वे देश इन धनी देशों पर ही निर्भर रहे। यानी 1973 में अल्जीरिया के चौथे शिखर सम्मेलन में भी धनी देशों के
प्रवृत्ति का पर्दाफाश किया गया। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 3 महत्वपूर्ण जो योजना थी, एक तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा, और दूसरी थी कि स्थापना के लिए कार्रवाई हेतु कार्यक्रम, और तीसरा था कि उसका चार्टर जो दिसंबर 1976 में हुआ। 1 मई 1976 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 6ठे विशेष सत्र में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की गई। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए कार्रवाई हेतु कार्यक्रम भी बनाए गए, जिसमें नीति कार्यक्रम आदि पर वर्णन किया गया। तेल की कीमतों में वृद्धि होने वाले विकासशील देशों की कठिनाइयों को कम करने का एक विशेष कार्यक्रम बनाया गया। और एक दिसंबर 1970 में 29वें अधिवेशन में महासभा के एक संकल्प अंगीकृत किया, जिसमें आर्थिक अधिकार कर्तव्य चार्टर के रूप में जाना जाता है। यानी इसमें अध्याय यानी कि 2 है। चार्टर का अध्याय 2 के अंतर्गत राज्यों के आर्थिक अधिकारों कर्तव्यों का वर्णन किया गया इसमें, जिसमें राज्य के आर्थिक अधिकार दिए गए, जैसे अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार दिया गया है। उसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का पर स्थायी प्रभुत्व संपन्नता बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होने का अधिकार दिया गया है। उत्पादक संगठन के से संबंध होने का अधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार दिया गया। प्रौद्योगिकी का अंतरण का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आर्थिक कर्तव्य भी बनाए गए, जिसमें विश्व व्यापार के अभिवृद्धि, विस्तार और उदारीकरण का कर्तव्य दिया गया। निशस्त्रीकरण द्वारा मुक्त किए गए संसाधनों का उपयोग का कर्तव्य दिया गया। अत्यधिक अनुग्रहित राष्ट्र के साथ व्यापार करने का कर्तव्य दिया गया। मूल्यों को सूचीबद्ध करने का अधिकार दिया गया। विश्व वस्तु करार का कर्तव्य का अधिकार दिया गया। यानी कि इसके लिए ये प्रयास किए गए। 2 प्रकार के डायलॉग्स बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श के लिए, एक तो उत्तर दक्षिण संवाद और दूसरा दक्षिण दक्षिण संवाद। यानी कि उत्तर यानी अमीर देशों का प्रतीक है, जबकि दक्षिण गरीब देशों वाली विकासशील देशों आते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए दिसंबर 1975 में पेरिस में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। जून 1977 तक चला। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन भी कहते हैं इसे, जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में 8 विकसित राष्ट्रों उत्तर और 19 विकासशील राष्ट्र दक्षिण ने भाग लिया। और तेल संकट के बारे में भी इन्होंने इस समय अध्ययन किया। यानी कि 22 शासन अध्यक्ष राष्ट्र अध्यक्ष से जो 1981 में भी एक सम्मेलन में आयोजित हुए, और उन्होंने भी अपनी मांग की इसमें, जैसे विकासशील देशों ने G20 जो एक संगठन बना 1999 वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय स्थायित्व संबंधित मुख्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर से मिलकर बनी, और इन्होंने भी अपना विचार रखा। इसके अलावा दक्षिण दक्षिण सहयोग जो है, विकासशील और विकसित देशों के बीच संवाद और सहयोग स्थापित न होने की सोचा गया, जिसमें दक्षिण दक्षिण यानी विकासशील देश ही आपस में संबंध स्थापित करें। 1968 में नई दिल्ली में आयोजित द्वितीय अंकटांड के सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों में आपसी सहयोग की आवश्यकता पर बल देने के साथ हुआ, और गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की गई। हरारे शिखर सम्मेलन 1986 में दक्षिण दक्षिण सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट प्रतिपादित किया। 1964 में स्थापित ग्रुप 27, जिसकी संख्या अब लगभग 132 है, नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा। 1995 में UNDP ने दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए 23 विकासशील देशों की पहचान कर ली थी। इस पिछले दशक के दौरान इन देशों ने अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। यानी OECD के बाहर ब्राज़ील, भारत, चीन 3 सबसे बड़े दानदाता हैं। क्षेत्रीय सहयोग में मलेशिया, थाईलैंड और तुर्की जैसे दूसरे देशों को महत्वपूर्ण भूमिका है। G15 भी त्वरित है। यानी तीसरी दुनिया के विकासशील देशों के ग्रुप को 1989 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष के समय स्थान दिया गया। इसी प्रकार G15 ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आगे अलग से हम अध्ययन करेंगे दक्षिण दक्षिण सहयोग, उत्तर दक्षिण सहयोग। यानी नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए गरीब और विकासशील देशों का एक संघर्ष वस्तुतः आर्थिक स्वाधीनता का संघर्ष है। इस संघर्ष में धीरे धीरे तीसरी दुनिया के राष्ट्र संगठित होते जा रहे हैं और उपनिवेशवाद विरोधी रुख अपना रहे हैं। इस संघर्ष में विकासशील देशों को यह आशा है कि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देश कई प्रकार की रियायत देने के लिए मजबूर होंगे और दुनिया के धन का वितरण इस प्रकार से होने लगेगा कि जिसका लाभ उसके पक्ष में होना लगे। धन्यवाद। आज इतना ही।